Hello student, welcome to Aligarh's number 1 commerce channel. Myself Mariam Akil and the topic for today's discussion is hypothesis and its testing. So this is one of the major important topic but students के बीच में इस topic से related बहुत ज़्यादा chaos होता है क्योंकि वो direct क्या करते हैं bookish language पे jump कर लेते हैं, direct numericals पे jump कर लेते हैं, बट जो बिहाइंड द कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से ये कंसेप्ट हमेशा के लिए हमारे लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है. बट ये कंसेप्ट हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ज़रूरी है इसको ईजी तरीके से बहुत अच्छे से समझा जाए. तो आज हम उसी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. स्टार्ट करते हैं विद व्हाट इज हाइपोथेसिस. तो जब हम हाइपोथेसिस स्टार्ट करेंगे तो एक स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में हमारे पास डेफिनेशन अवेलेबल है. इट इज अ स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट विच इज येट टू बी टेस्टेड फॉर इट्स पॉसिबल ट्रूथफुलनेस. बट अगर आप डायरेक्टली डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा. इट इज करेक्ट, बट इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, इजीली समझेंगे. तो ये क्या है, एक हाइपोथेसिस जस्ट एंड अजम्पशन है, एक आइडिया है. अब आप हाइपोथेसिस किसी भी चीज के रिलेटेड बना सकते हो. आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत तरीके के हाइपोथेसिस फॉर्म करते रहते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सबसे बेसिक समझे, हम ये मान सकते हैं कि जो स्टूडेंट नाश्ता करके एग्जाम देने जाते हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं बजाय उनके जो नाश्ता करके नहीं जाते. क्या हमारे पास इसके लिए कोई अभी एविडेंस है, कुछ रिलायबल डेटा मौजूद है? नहीं है. मैंने जस्ट ये क्या किया है, एक अजम्पशन फॉर्म किया है, एक आइडिया लगाया है, मेरा ऐसा मानना है. तो सिंपली ये क्या हो गया, एक हाइपोथेसिस हो गया. वहीं अगर इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा अगर इलेबोरेट करें तो मान लीजिए एक कोर्ट में एक जज बैठा है, उसके सामने एक बंदा आया है और जज को ऐसा लग रहा है कि ये बंदा क्या है, इनोसेंट है. उसका ये अजम्पशन है, सिंपली हाइपोथेसिस उसने फॉर्म कर लिया. वो किसी भी बेसिस पे उस हाइपोथेसिस को फॉर्म कर सकता है. हो सकता है उसने उसको देख के ऐसा मान लिया कि ये इनोसेंट है. उसके बाद क्या हुआ, देयर विल बी प्रोसीडिंग इन द कोर्ट, जहां पे डिफरेंट लॉयर क्या करते हैं, आपस में बहस करेंगे, डिफरेंट एविडेंसेस को प्रेजेंट किया जाएगा. उस बेसिस पे ये फाइंड आउट किया गया कि नहीं, जो कोर्ट में जो जब जज ने ये हाइपोथेसिस फॉर्म किया कि ये बंदा इनोसेंट है, वो गलत था. क्यों? क्योंकि एविडेंस के बेसिस पे ये फाइंड आउट किया गया कि वो बंदा तो क्रिमिनल था. इसका मतलब क्या होता है कि जो हाइपोथेसिस, जो अजम्पशन हम फॉर्म करते हैं, वो दोनों चांसेस में हो सकता है कि वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है. सिंपली इसी पूरे कंसेप्ट को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं. और जब हम हाइपोथेसिस को चेक करेंगे कि वेदर वी आर मेकिंग द हाइपोथेसिस करेक्ट और नॉट, जब हम वेरियस टेस्ट लगाएंगे, उसी को हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. दोनों ही कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हाइपोथेसिस फॉर्म कर लिया बट टेस्ट नहीं किया कि वो सही है या गलत है, तो हाइपोथेसिस का कोई मीनिंग ही नहीं होगा. आपने हाइपोथेसिस बना के रखा हुआ है बट आपको पता ही नहीं ये सही है या गलत है, तो आप क्या उसको कोई यूज कर पाओगे? नहीं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई दी वेरियस टेस्ट टू जज वेदर इट इज मीनिंगफुल और नॉट. सिंपली हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक सैंपल को ड्रॉ करते हैं आउट ऑफ दी पॉपुलेशन. अब यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं कि सैंपल क्या होता है और बेटा पॉपुलेशन क्या होता है. तो जब हम सैम्पलिंग का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे हम इंशाल्लाह इसको और फर्दर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट. देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल एज वेल. बट यहाँ पे क्योंकि ये कंसेप्ट यूज हुआ है तो इसको हम अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं. देखिए, जब हम पूरे वर्ल्ड की या पूरे एरिया की स्टडी के बारे में बात करते हैं, यानी पूरी यूनिट की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन. वहीं कभी कभी क्या होता है कि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना फीजिबल नहीं होता. ऑब्वियसली इट इज टाइम टेकिंग, इट इज एनर्जी कंज्यूमिंग. ऑल्सो क्या है, आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इनकर्ड हो जाएगी. तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसके अंदर से एक सैंपल को एनालाइज करते हैं, यानी इसके अंदर से हम सैंपल ले लेते हैं डेटा का और उसके अंदर हम अपने टेस्ट और एनालिसिस को अप्लाई करते हैं. अब ऐसे ही उठा के कोई भी सैंपल नहीं ले लिया जाता कि मेरा मन किया कि मैं इनको, मेरे पास अगर 100 लोग हैं उसमें से मुझे 10 चाहिए तो मेरा जो मन किया मैंने कोई भी 10 उठा लिया. ऐसा नहीं है. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल भी होती हैं कि इट मस्ट बी अ गुड एंड ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन. यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन है वही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन की जो सैंपल में है वो होनी चाहिए, तभी आपका रिजल्ट जो होगा फेवरेबल होगा. यानी ये टोटल जब हम बात कर रहे हैं ये होता है पी, और जब हम इसका शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं यानी शॉर्ट एरिया डिवाइड कर लेते हैं उसको हम कहते हैं सैंपल. तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, सैंपल ड्रॉ करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं. सैंपल ड्रॉ करने के बाद उसमें जो एनालिसिस किया जाता है वो एनालिसिस डिफरेंट टेस्ट के जरिए किया जाता है. किसी बिना मीन्स के तो एनालिसिस हो नहीं जाएगा और बिना एनालिसिस के कोई मीनिंग भी ड्राइव नहीं हो पाएगा. तो वहीं उसी कंसेप्ट को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं. जब हम एनालिसिस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होंगे, कुछ रिजल्ट्स अराइज होंगे. ठीक, एनालिसिस के बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट
रिजल्ट आएंगे, उन्हीं रिजल्ट के बेसिस पे क्या होगा, हम डिसाइड करेंगे कि जो हाइपोथेसिस यानी जो हमने स्टेटमेंट स्टार्टिंग में फॉर्म किया था क्या वो करेक्ट है या फिर वो गलत है। सपोज अगर हम कोर्ट वाली ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जज ने बना लिया हाइपोथेसिस, डिफरेंट डिफरेंट वहां पे मीन्स क्या लग गए थे, डिफरेंट डिफरेंट एविडेंस थे, एविडेंस के बेसिस पे कुछ उसके पास रिजल्ट निकल कर आया, उसी रिजल्ट के बेसिस पे उसने क्या करा, अपना डिसीजन मेकिंग कैरी फॉरवर्ड किया कि अब आगे हमें क्या करना है, ये बंदा इनोसेंट है या क्रिमिनल है। तो एक पूरे एग्जाम्पल के जरिए आपका ये पूरा कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग क्लियरली समझ में आ जाएगा कि पूरा कंसेप्ट क्या कह रहा है। उसी को जब हम स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में बात करने लगेंगे तो वहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट का यूज करके एनालिसिस करते हैं कि जो भी स्टेटमेंट हमने बनाया है वो गलत है या सही है। बट जब हम टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारे दो डिविजन्स होते हैं, ठीक है। कोई टेस्ट होता है जो हमारा पैरामेट्रिक की कैटेगरी में आता है और कोई हमारा नॉन पैरामेट्रिक की कैटेगरी में आता है। सो अब बिगिन करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा व्हाट इज पैरामेट्रिक एंड व्हाट इज नॉन पैरामेट्रिक। तो पैरामेट्रिक के अंदर बेसिकली हम इसको सिंपली बोल सकते हैं कि ये क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं जिनके अंदर हम मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, क्वालिटेटिव के अंदर हमारा काई स्क्वायर टेस्ट आता है जो बेसिकली रिवर्स हो जाएगा क्वांटिटेटिव के अंदर। वैसे तो और क्लासिफिकेशंस हमारे पास अवेलेबल है बट फॉर आवर स्टडी वी आर गोइंग टू स्टडी दीज टेस्ट which are T test. Under quantitative we have T test, F test, Z test, and under the qualitative test we have chi-square test. So here in this video we are going to understand in detail what is T test. Okay, so now let's begin with our first test which is T test. Okay, so थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं टेस्ट के, तभी आपको और इजीली अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो जो कंसेप्ट था वो 1908 में दिया गया था बाय विलियम गोसेट। तो इसका दूसरा नाम दिया जाता है स्टूडेंट टी टेस्ट। यहाँ अभी एट दिस स्टेज आपके लिए मेन तो कंसेप्ट है बट ये भी जानना जरूरी है कि स्टूडेंट टी टेस्ट इसका दूसरा नाम है। और इसको स्टूडेंट टी टेस्ट इसलिए नहीं कहते कि किसी स्टूडेंट ने इसको डेवलप किया है। बेसिकली थोड़ी सी अगर हिस्ट्री समझे तो ये था कि जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो पब्लिकेशन के दौरान जो विलियम के एम्प्लॉयर थे, जो उनकी फर्म थी, उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि आप इनको अपने नेम में पब्लिश नहीं कर सकते, तो आपको एक पेन नेम प्रिज्यूम करना पड़ेगा। पेन नेम इज एक्चुअली विच इज नॉट अ रियल नेम, इट इज जस्ट अ नेम विच इज असाइंड टू सम पब्लिकेशंस। तो वहां पे स्टूडेंट्स करके इसको पब्लिश किया गया, स्टूडेंट टेस्ट करके। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री थी। उसके बाद सर्टेन कंडीशंस होती हैं, जो भी टेस्ट हम पढ़ेंगे, चाहे टी टेस्ट हो, एफ टेस्ट हो, जेड टेस्ट हो, काई स्क्वायर हो, हर किसी की कुछ कंडीशंस ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है, जिससे जब आप प्रॉब्लम देखो तो आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा। जैसे अगर आपके पास दो क्वेश्चन है, दोनों में आपको क्राइटेरियाज ही नहीं पता तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई करें और आप प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कंडीशंस को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली कंडीशन जब हम देखते हैं तो कहता है कि साइज ऑफ सैंपल शुड बी लेस देन 30। ओके, यानी लेस देन 30 का यहाँ पे मतलब है कि n की बात कर रहा है, ठीक। अगर आपको सपोज n इक्वल टू आपको दिख रहा है कि डेटा के अंदर n 300 गिवन है, जब हम क्वेश्चन करेंगे समझ में इजीली आ जाएगा कि n क्या है। बट सिंपली ये देखिए कि जो n अगर 300 है तो वहां पे ये क्राइटेरिया, ये टेस्ट क्या होगा, एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएगा, वहीं आपका क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले n की वैल्यू देखेंगे, अगर n लेस देन 30 है तब आप प्रोसीड कर सकते हो। दूसरी कंडीशन कहता है कि जो ग्राफ है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपने पढ़ा होगा कि एक बेल शेप कर्व फॉर्म होता है, ठीक। तो इसको एक बार देख लेते हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए। सिंपली क्या होता है कि आपकी एक अगर लाइन है, ठीक, उसके अंदर जब आप बेल शेप की बात कर रहे हो तो जो डेटाज होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यानी अगर 50% यहाँ वैल्यूज हैं तो 50% ही यहाँ पे ही इक्वली होंगी, ठीक। यानी दोनों तरफ क्या होता है, इक्वालिटी रहती है और इसको ही हम क्या कहते हैं, एक बेल शेप ग्राफ कहते हैं। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ जहाँ पे आपका ग्राफ नॉर्मली या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता तो या तो आपको एक साइड ऐसे चला जाएगा या अगर आप मान लो तो एक साइड आपका ऐसे चला जाएगा। तो जो भी है ये आपका इक्वल नहीं है, या तो आपका थोड़ा डेटा यहाँ पे ज्यादा है या आपकी थोड़ी वैल्यूज इधर ज्यादा है। तो इसको हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की कैटेगरी में नहीं डालते, इसको हम कह देते हैं स्क्यूड। इस तरीके के ग्राफ हमारे क्या होते हैं, स्क्यूड होते हैं। उस कंडीशन में हमारा टी टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। हमारा कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, बेल शेप ग्राफ, यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर ये एप्लीकेबल होगा। दोनों कंडीशन समझ में आ गई, बहुत ईजी है। नाउ अब हम स्टेप्स याद रखेंगे, ठीक। जब आपको स्टेप्स पता होंगे तो आप सीधे सीधे रिकॉल करिए कि स्टेप 1 क्या था, स्टेप 2 क्या था और प्रोसीड करिए। स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले जब भी क्वेश्चन अवेलेबल है आप एक नल हाइपोथेसिस फॉर्म करोगे। नाउ द क्वेश्चन विल अराइज
व्हाट इज नल हाइपोथेसिस? अभी तो हमने सिर्फ हाइपोथेसिस ही समझा था, अब नल हाइपोथेसिस क्या आ गया? तो नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों ही डिवीजन है हाइपोथेसिस की, ठीक। नल हाइपोथेसिस के अंदर हमने लिखा है कि नो डिफरेंस। इसका ये मतलब है कि जब आप एक नल हाइपोथेसिस फॉर्म करते हो तो आप उसको एक, नल का क्या मतलब होता है? इनवैलिड या फिर आपका समथिंग विच इज वॉइड। तो नल हाइपोथेसिस के अंदर आप ये मानते हो कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड इट्स पॉपुलेशन। ये हमारा एक हाइपोथेसिस है, एक अजम्पशन है। अभी ये नहीं बात हो रही कि सही है या गलत है, जैसा अभी हमने ये पढ़ा था, ये सिर्फ एक हमारा हाइपोथेसिस है। हमेशा अपनी प्रॉब्लम को हम इसी से स्टार्ट करेंगे। मेजरली फर्स्ट लाइन हम लिखेंगे, first we form the null hypothesis that there is no significant difference between the mean of sample and its population। अगर ये नहीं स्टेप लिखा जाएगा तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप इसी को जज करने वाले हो कि एप्लीकेबल है, ट्रू है हाइपोथेसिस या नहीं है। वहीं इसका जो निगेशन होता है, यानी अगर एक हाइपोथेसिस नल, जो कि नल नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर नल नहीं है तो क्या होगा, उसका रिवर्स जो दूसरा हाइपोथेसिस है ऑल्टरनेटिव। तो जब हम इसके अंदर मान रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो ऑल्टरनेटिव के अंदर हम ये मानते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यानी जो सैंपल है और पॉपुलेशन है उनके बीच में कोई डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, यानी वो सेम नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। नल हाइपोथेसिस फॉर्म कर लिया, में बस फर्स्ट लाइन में नल हाइपोथेसिस फॉर्म करना है, एट द एंड कंपेयर करेंगे कि नल है या फिर ऑल्टरनेटिव है। ओके, नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का अच्छे सिंबल्स हमने मेंशन कर रखे हैं। नल हाइपोथेसिस का सिंबल ये है, HA के जरिए हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं, क्योंकि जब भी आप लिखोगे तो सिंबल्स शो करना बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाता है क्वेश्चंस के अंदर, तो हमेशा यूज कीजिए सिंबल्स का। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम शो करते हैं V के जरिए, इसका फॉर्मूला है n-1। n हमारा यही है जो इसके बारे में हमने यहाँ ऊपर बात करी थी कि साइज लेस देन 30 होना चाहिए, वही n के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम क्या है? आपके पास इंडिपेंडेंस है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बताता है कि किस हद तक, किस एक्सटेंट तक आप, कितनी वैल्यूज हैं जिनको इंडिपेंडेंटली चूज कर सकते हो। ये आपको एक तो क्वेश्चन में भी नीचे मेंशन होगा, बाकी आपको अलग से कैलकुलेट करके भी शो करना पड़ेगा। फॉर्मूला आपके पास गिवन है, सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, क्वेश्चन में गिवन होता है, मैच कर लो, सही निकाला है नहीं निकाला, बस एक स्टेप शो करना जरूरी है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन में गिवन है तो इसको नहीं करेंगे, नहीं, ये एक मेजर स्टेप है, तो हम इसी स्टेप्स के थ्रू अपने क्वेश्चन को टेक ओवर करेंगे, हैंडल करेंगे। नाउ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जनरली इसकी वैल्यू हम 5% लेकर चलते हैं, जनरली कहा जाता है, मगर ये 1% भी हो सकती है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ओके, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का ये मतलब है कि जब हमने हाइपोथेसिस फॉर्म किया, हमने मान लीजिए नल हाइपोथेसिस कुछ भी फॉर्म किया, यानी उसके अंदर हमने ये माना देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड इट्स पॉपुलेशन। ओके, क्या जरूरी है कि हमेशा हमारा ये हाइपोथेसिस सही हो? नहीं, ठीक है, हम जब से यही पढ़ रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जो हाइपोथेसिस हमने फॉर्म किया है वो सही ही होगा, गलत भी हो सकता है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये कहता है कि एक डिग्री बता देता है, एक परसेंटेज बता देता है कि आपकी कितनी लेवल हो सकती है, उस लेवल के बारे में बात कर रहा है कि आपने अपने जो नल हाइपोथेसिस है उसको सही होने के बावजूद रिजेक्ट कर दिया, तो ये एक परसेंटेज आपके पास प्रिस्क्राइब्ड है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होती है, आपको सिर्फ अपने स्टेटमेंट्स लिखने के टाइम इसको यूज करना होगा, जो हम क्वेश्चंस के अंदर समझ लेंगे कि कैसे यूज करना है। अब जब हम टी टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो टी टेस्ट के अंदर हमारी दो डिवीजन में हम इस टेस्ट को समझेंगे, ठीक। तो बिटवीन मीन ऑफ सैंपल एंड पॉपुलेशन, सैंपल और पॉपुलेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था, जब हम ओवरऑल स्टडी करते हैं उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। जब हम उसमें से कुछ चूज कर लेते हैं, कुछ यूनिट्स, यानी हम फीजिबल नहीं होता कि पूरे ही एरिया को स्टडी करें, तो हम कुछ सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर स्टडी करते हैं। तो टी टेस्ट हमारा दोनों ही क्राइटेरियाज पर अप्लाई हो सकता है कि जब हम मीन ऑफ सैंपल एंड पॉपुलेशन कंपेयर करें कि क्या वो दोनों सेम है या नहीं, तो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन आती है कि आप बिटवीन सैंपल्स, यानी दोनों ही क्या है, वो सैंपल्स हैं, यहाँ पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही, एक पॉपुलेशन है उसमें से दो सैंपल्स आपने उठा लिए, अब आप कंपेयर करोगे कि क्या इनके बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो हम इस वीडियो में वी विल टेक अप विद दिस टॉपिक बिटवीन मीन ऑफ सैंपल एंड पॉपुलेशन, बट थोड़ा सा ओवरव्यू उसका ले लेते हैं कि बिटवीन सैंपल्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो सैंपल्स भी हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, या तो आपका डिपेंडेंट सैंपल होगा, यानी कुछ उनके बीच में एक लिंकेज होगी आपस में, क्वेश्चंस के थ्रू आपको और समझ में आएगा कि कैसे जो सैंपल्स हैं उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप, कुछ डिपेंडेंसी आपको दिखेगी। वहीं कुछ इंडिपेंडेंट सैंपल्स भी हो सकते हैं जो एकदम इंडिपेंडेंट हैं, डिफरेंट हैं।
सेम कंसेप्ट लगेगा, फॉर्मूलाज थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, इसलिए वी विल ट्राई टू कवर इट इन दी सेपरेट वीडियो, ताकि फॉर्मूलाज के बीच में आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी अराइज ना हो। सिंपली चलेंगे, थोड़ा ओवरलोड होने से बचेंगे ताकि फॉर्मूलाज मिक्सअप ना हो जाए, क्योंकि हम जब फॉर्मूलाज को मिक्सअप कर लेते हैं तभी जो आपका कंसेप्ट है डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप्स प्रोसीड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे बिटवीन मीन ऑफ सैंपल एंड पॉपुलेशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मेन फॉर्मूला जो आपका यहाँ पे होता है, एक होता है टी। टी क्या है? आपकी वैल्यू ऑफ टी टेस्ट, जो आपको मेन कैलकुलेट करनी है। तो इसके अंदर क्या होता है हमारा मीन, आपको पता है मीन का सिंबल है। मीन कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, यानी हमारी जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो एन है वो आप देखोगे कितना है, और ऊपर आपकी वैल्यू क्या चली जाती है? समीशंस ऑफ एक्स सीरीज। ठीक, जब दोनों को डिवाइड कर लोगे तो आपका मीन कैलकुलेट हो जाता है। ये आपके लिए एक नया सिंबल है, इसको हम म्यू कहते हैं, यानी मीन ऑफ पॉपुलेशन। ये आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। उसके बाद हमारी ये अंडर रूट एन है। एन के बारे में हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एन क्या है? हमारी जितनी आपकी डेटा गिवन है और उसकी साइज क्या होनी चाहिए? लेस देन 30 होनी चाहिए। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है। स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह आपको यहाँ पे आपको एस भी लिखा दिखाई दे सकता है, बस सेम चीज है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी होगी। जब आप सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपको टी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। बट जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन मीन गिवन हो, आपको एन तो गिवन रहेगा, आपको म्यू की वैल्यू यानी मीन ऑफ पॉपुलेशन भी अवेलेबल रहेगी इन दी क्वेश्चन, बट यू विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एज वेल एज मीन। मीन आपको पता ही है कैसे करेंगे, और क्लियर हो जाएगा जब क्वेश्चन कर लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, जिसके अंदर है समीशन ऑफ एक्स, जो आपकी एक्स सीरीज दी होती है उसके हिसाब से आपको एक और कॉलम क्रिएट करना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो समीशन ऑफ एक्स माइनस बाई जो आपने एक्स सीरीज का मीन निकाला होता है वो, उनकी वैल्यूज का स्क्वायर करके उनको ऐड करते हैं डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। अच्छा, आप देख सकते हो कि ये n माइनस 1 कुछ नहीं, यही आपकी वैल्यू है किसकी? डिग्री ऑफ फ्रीडम की। ठीक, तो आप यहाँ से मैच यहाँ पे भी कर सकते हो कि जो वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी वही यहाँ पे आपकी n माइनस 1 की जगह पे नीचे आ रही होगी। अब जब यहाँ दोनों वैल्यूज पुट कर दी, उसका होल रूट कर देंगे। ठीक है, होल रूट करने के बाद आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कुछ भी आ सकती है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ ही इसको ही करके यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ दिया, वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे पुट अप करनी है। ठीक, जब आपकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पुट कीजिए, टी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी क्या है। उसके बाद जज करने का जो क्राइटेरिया है वो हम क्वेश्चन के साथ देखते हैं कि कैसे उसको जज करेंगे कि हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। सो नाउ लेट्स सी वन न्यूमेरिकल सो दैट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेटर। Okay, so now let's begin with one numerical. Question है आपके पास, 10 workers are selected at random from a large number of workers in a factory. अब स्टार्टिंग में ही आपको क्या दिख गया? 10 workers. What is 10 here? n. Okay, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जैसे जैसे आपको डेटा गिवन है उसको लिखते चले जाओ, आपका क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, तो हमने इसीलिए बिगिन किया है कि हमने n को लिख लिया कि हमारे पास n इक्वल टू कितना है? 10। एक वैल्यू हमें कैलकुलेट हो गई। दूसरी चीज, हमें सबसे पहले आप जब स्टार्ट करोगे, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग वैसे नहीं करी है, मेन कंसेप्ट से स्टार्ट किया है, बट आपको जब स्टार्ट करना है फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना है, दैट इज फॉर्मिंग द नल हाइपोथेसिस। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं पूरा। 10 workers are selected at random from a large number of workers in a factory. The number of items produced by them on a certain day are found as follows: 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 59 and 60. So ये जो values आपको given है, what is this? This is nothing but the values of X series. Okay, तो आपको दो चीजें मिल गई, आपको n मिल गया, आपको अपनी X series मिल गई। Okay, let's proceed. In the light of the above data, would it be appropriate to suggest that the mean of the number of items produced in the population is 58? हम यहाँ से कीवर्ड्स यूज कर सकते हो आप, जैसे आपका मीन गिवन है और पॉपुलेशन गिवन है, यानी ये वैल्यू जो आपकी 58 गिवन है, ये क्या है? मीन ऑफ पॉपुलेशन। हमने क्या बताया था? मीन ऑफ पॉपुलेशन इज व्हाट? म्यू। जो हमने फॉर्मूला में टर्म यूज करी थी म्यू, वो आपको ऑलरेडी गिवन है। हमने बोला था कि सिर्फ आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मीन ऑफ सैंपल और स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, एन आपने निकाल लिया, मीन अभी हम कैलकुलेट करेंगे। मीन ऑफ पॉपुलेशन 58 ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है
टी की वैल्यू कंपेयर करनी है एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, जनरली 5% लेते हैं, हमने बताया था। तो वही यहाँ पे एक आपको वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू आप निकालोगे, एक वैल्यू क्वेश्चन ऑलरेडी देता है जो यहाँ पे दी है 2.262 फॉर v इक्वल टू 9। व्हाट इज v हियर? v इज द सिंबल फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो अभी हमने कंसेप्ट समझा था। तो ये 9 आपका सिंपली डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला लगाकर आया है, जो फॉर्मूला था n-1। इजी कंसेप्ट करने के लिए समझ लीजिए v इक्वल टू n-1 इक्वल टू 10-1 इज इक्वल टू 9। जो वैल्यू वहां कैलकुलेट करी है वही ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, बट इसको स्किप नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करके भी दिखाना पड़ेगा। तो अब जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस फॉर्म करोगे। तो यहाँ पे क्या नल हाइपोथेसिस फॉर्म होगा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ सैंपल एंड मीन ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि दोनों की ही कंपैरिजन करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट लिखने के बाद आप क्या करोगे, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए कि टी का फॉर्मूला हमारे पास क्या प्रेजेंट था। टी का फॉर्मूला हमारे पास था मीन ऑफ सैंपल माइनस मीन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का जो वैल्यू होगा उससे डिवाइड कर देंगे इनटू अंडर रूट एन। एन कुछ नहीं है यहाँ पे, वही 10 है, जो वर्कर्स गिवन है वही हमारे पास एन अवेलेबल है। ठीक, अब जब आप फॉर्मूला देखोगे तो आप सबसे पहले ये देखो कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज अवेलेबल हैं और कौन सी नहीं है। तो जब आप देखोगे तो आपके पास एक तो मीन नहीं है, उसके बाद म्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 58, तो इसमें कुछ नहीं करना, 58 ऑलरेडी अवेलेबल है। वहीं अगर मैं बात करूं एन की, एन हमने बता दिया कि ऑलरेडी अवेलेबल है 10, कुछ नहीं करना। नीचे आए स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, बट हमने अभी सीखा था कि हमारे पास एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है जिसके जरिए हम निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम मीन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि हमारा मीन कितना निकल रहा है। तो उसी के लिए हमने टेबल फॉर्म कर ली थी, एक्स सीरीज हमने लिख लिया। जब हमने एक्स सीरीज को लिखा तो हमने देखा यहाँ पे हमारी वैल्यूज थी 51, 51, 52, 53, 55, 56। जो हमारा डेटा था एज इट इज हमने उसको अपनी टेबल में लिख लिया। ठीक है, अब जब स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें वैल्यूज चाहिए एक्स माइनस मीन, और उसका भी हमें समीशन करना है स्क्वायर के बाद, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है। इसीलिए यहाँ तक मीन के बाद भी हमने अपनी टेबल को क्या करा है, कंटिन्यू रखा है। तो हमने इसको बढ़ाया है एक्स माइनस मीन और उसके बाद एक्स माइनस मीन के स्क्वायर। ठीक, क्योंकि हमें उसका भी समीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम स्टैंडर्ड डेविएशन तो नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मीन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इनका समीशन ले लीजिए, जब आप इसको टोटल करोगे तो ये आपका समीशन एक्स कहलाएगा। ठीक, समीशन एक्स को जब आप कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद आप मीन निकाल सकते हो। ठीक, तो समीशन एक्स का जब आप टोटल करो तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 560, आपकी वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी समीशन ऑफ एक्स। ठीक है, जब समीशन ऑफ एक्स आ जाएगा तो आप मीन की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। मीन का फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल ऑलरेडी होता ही है। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं, मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स जो आपने निकाला है अपॉन एन। ठीक है, समीशन एक्स आपने यहाँ से कैलकुलेट करा है अभी 560, एन आपके पास अवेलेबल है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10। इनको सीधे सीधे आप डिवाइड कर लीजिए। 56 आ गया आपके पास मीन, यानी आपको वैल्यूज मिल गई सारी, बस स्टैंडर्ड डेविएशन आपका रह गया। तो जब आपका मीन यहाँ से कैलकुलेट हो गया तो आप इसको और इसको दोनों को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब इसको कैलकुलेट करने चलेंगे तो ये वैल्यूज ऑफ एक्स माइनस इसकी जो मीन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है उससे माइनस करते चले जाएंगे, ये पूरी रो आपकी फिल हो जाएगी। 51 में से जब 56 माइनस करा तो आपकी माइनस में वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप छोटे से माइनस कर रहे हो। तो ये हो गया आपका -5। ठीक है, इसको आप माइनस करते हुए चले जाओ। ठीक, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इसको सॉल्व आपने कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इसका भी स्क्वायर करना है। ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मूले में क्या चाहिए, इन वैल्यूज का स्क्वायर करने के बाद समीशन लेना है, यहीं पे समीशन नहीं लेना है। तो इसलिए इनको सबसे पहले क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर, उनका स्क्वायर कर लेंगे। तो जब आप इनका स्क्वायर कर लो, ठीक, ये आपकी स्क्वायर करने के बाद वैल्यूज आ जाएंगी।
अब क्या करना है, इनको भी टोटल कर लीजिए, जैसे यहाँ पे समीशन किया था। इसका जरूरी नहीं है सम करना, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू का यूज नहीं है। मेन यूज हमें इसके समीशन का करना है और इसके समीशन का करना है। तो इसको टोटल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 90। ठीक, ये वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होकर आ गई 90। दो वैल्यूज दोनों कैलकुलेट हो गई, सीधे सीधे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में पुट कर देंगे। ओके, तो ये आपकी वैल्यू है समीशन x माइनस बार का स्क्वायर आपने कैलकुलेट कर लिया 90। इसकी जगह रख दीजिए 90 अपॉन n माइनस 1। ऊपर ही कैलकुलेट करा है, कितना आया था आपका 9। इसको नीचे रख दीजिए, और दोनों का क्या है, होल रूट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही रूट है, होल रूट है। ठीक है, तो आप इसको होल रूट में कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा रूट ऑफ 10। ठीक, अंडर रूट 10 आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, रूट कैलकुलेट करने के बाद उसको पुट करेंगे टी की वैल्यू के अंदर, टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, रूट निकालना बहुत ईजी है, कैलकुलेटर का यूज कीजिए। 10 लिख लीजिए अपने कैलकुलेटर के अंदर, उसके बाद आपका अंडर रूट का सिंबल है, उसको अप्लाई कर दीजिए। आपके पास वैल्यू आ गई 3.16227। लंबी चौड़ी वैल्यू है, बट आप ऑब्वियसली यहाँ तक ले सकते हो 3.162। ठीक, रूट 10 की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो गई 3.162। यानी अब इस वैल्यू के अंदर रखने के लिए हमारे पास सारे आइटम्स कैलकुलेट हो गए। बस क्या कर दीजिए, उन वैल्यूज को पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सबसे पहले क्या था हमारा मीन, मीन कहाँ से निकाला आपने 56, रख दीजिए 56 माइनस म्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन था 58, 58 की वैल्यू रख देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट करा है यहीं पे, अंडर रूट 10 था 3.162, इसको रख दीजिए। ये अंडर रूट एन, एन क्या था हमारा 10 था, उसका अंडर रूट करना है। तो अब जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो यहीं पे तो इसी का तो अंडर रूट किया है, तो वैल्यू क्या आई थी 3.162। तो इसको भी करेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगी। यही समझ लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना वापस से रूट करने का टाइम वेस्ट है, यही से कैलकुलेट हो जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों को ही कैलकुलेट करोगे, माइनस साइन से मतलब नहीं है, बस वैल्यू देखनी है कितनी आ रही है। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 56 माइनस 58 आपकी वैल्यू आपके पास आ गई 2। यानी टी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी वो कितनी आई है 2। अब मेन जो आपका चीज स्टार्ट होती है वो ये होती है कि आपको अब कंपेयर करना पड़ेगा कि आपकी कितनी वैल्यू आई है, और आपको क्वेश्चन में एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% जो आपको गिवन थी उनको कंपेयर कीजिए। तब आपको पता चलेगा जो नल हाइपोथेसिस आपने स्टार्टिंग में फ्रेम किया था वो सही है या फिर गलत। देख लेते हैं क्या वैल्यू गिवन थी। वैल्यू आपको गिवन थी 2.262, हमने क्या कैलकुलेट करी है 2। तो इसके क्राइटेरिया को याद हमेशा रखिएगा। सिंपली आपको क्या देखना है, सीवी और टीवी को कंपेयर करना है, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबुलेटेड वैल्यू। तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास अगर यहाँ देखें तो कितनी आई है 2 आई है, जो हमने कैलकुलेट करी है। ठीक, टेबुलेटेड वैल्यू आपको गिवन थी एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, 2.262। ओके, अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए। हमें क्या देखना होता है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जब कम होगी, यानी ये क्या साइन होता है, स्मॉलर का साइन होता है। ठीक, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू जब हमारी कम होगी, इस सिचुएशन में क्या है, ये सही बैठ रहा है, हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 2 वो कम है 2.262 से। तो ये हमारी जब इससे कम होगी उस सिचुएशन में हमारा क्राइटेरिया जो बनता है वो ये है कि हमारा हाइपोथेसिस ट्रू माना जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा हमारा हाइपोथेसिस, कि हमारा हाइपोथेसिस क्या है, ट्रू है। यानी जो नल हाइपोथेसिस हमने फॉर्म किया था वो हमने सही फॉर्म किया था। यानी हमने जब कहा था कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो वो सही है, कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, वो दोनों क्या है, सेम है, दोनों एक ही चीज है। क्या तो डिफरेंस नहीं है, वो सेम है, दोनों एक ही बात है, घुमा फिरा के एक ही चीज को बता रही है। बस क्राइटेरिया याद रखना है कि दो चीजें आपको चाहिए, एक तो कैलकुलेटेड वैल्यू चाहिए और एक टेबुलेटेड वैल्यू चाहिए। सारे जो क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। बस आपको दूसरा जो रिवर्स सिचुएशन मिल सकती है वो ये है कि हो सकता है कि कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी ज्यादा आ जाए और आपकी टेबुलेटेड वैल्यू क्या हो, कम हो। कुछ नहीं होगा, रिवर्स कर देंगे, हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। सपोज कर लीजिए आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू 3 आ गई, टेबुलेटेड वैल्यू आपको यही गिवन है 2.262। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से मतलब नहीं, बस आप लिख लोगे स्टेटमेंट में कि एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। बट 3 आई है, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी ऑफ देन दी टेबुलेटेड वैल्यू। तो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी हमने जो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट फॉर्म करी थी वो रिजेक्ट हो जाएगी।
ठीक, बस आपका क्राइटेरिया यहाँ जब आप सॉल्व कर दोगे कि एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी is 2 which is less than the tabulated value of 2.262, that means the hypothesis is correct, it is accepted, the question will be completed here. Okay, so यही कंसेप्ट है, बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, बस वैल्यूज चेंज हो सकती हैं. और दूसरी चीज जो हमारा कंसेप्ट था, जब हम बिटवीन सैम्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वी विल टेक अप इट इन द नेक्स्ट वीडियो सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट, और आप जब उस कंसेप्ट को समझे तो आपको और इजीली समझ में आए. इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.